नमस्कार दोस्तों, मैं गुरु प्रसाद द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गुरु प्रसाद द्विवेदी पर। दोस्तों आज जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों को देखेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे एग्ज़ाम में अक्सर ये कुछ शब्दावलियाँ पूछी जाती हैं जो कि हमें एग्ज़ाम्स देने में डिस्टर्ब कर सकती हैं, इसलिए हम इनको पहले से ही पढ़ते हुए चलेंगे ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो दोस्तों बिना कोई देरी किए हुए सीधे वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक को आज कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर देखें तो देखिए टोबिन कर्व डीलिंग, बजट, बफर स्टॉक क्या है, बुल्स एंड बियर्स यानी तिजड़िया और मंदड़िया क्या होते हैं, ब्रिज लोन क्या होता है, और अगर बात करें तो अवमूल्यन क्या है, विमुद्रीकरण यानी डिमोनेटाइजेशन, मुद्रा संकुचन, हीनार्थ प्रबंधन या डेफिसिट बोलते हैं जैसे, मुद्रास्फीति, गोल्ड, रिसेशन, स्टैगफ्लेशन, टैरिफ, मुद्रापस्फीति, विस्फीति या एक्टिव शेयर। या इसके बाद देखें अगर तो कंट्रेरियन शेयर क्या होते हैं, एडी इंडेक्स क्या होता है, बियरर डिवेंचर क्या है, ब्लो आउट क्या है, पीई रेशियो क्या है, और ये प्राइमरी और गोल्ड अलग हो गया है, इसको एक साथ प्राइमरी गोल्ड पढ़ेंगे। प्राइमरी गोल्ड क्या है। तो ये कुछ 20 से 25 शब्द हैं जो कि हमारे परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो हम इनके बारे में एक एक हेडिंग्स को लेकर पढ़ते चलेंगे और देखेंगे कि इसको कैसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं अच्छे ढंग से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम देखते हैं कि टोबिन टैक्स क्या है। तो देखिए टोबिन टैक्स की अगर बात करें, एक मिनट मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, थोड़ा ज़्यादा बड़ा है ये, अब सही है। तो दोस्तों टोबिन टैक्स क्या है, देखिए सबसे पहले हम बात करें तो टोबिन कर। तो जो टोबिन कर की जब अगर खोज है तो सबसे पहले इस जेम्स टोबिन, उन्हीं के नाम पर यह टोबिन टैक्स रखा गया है। तो अगर आ जाए कि टोबिन टैक्स किसने प्रस्तावित किया या टोबिन टैक्स किसकी उपज है, किसकी सोच है, तो हम इसको कहेंगे कि एक अर्थशास्त्री जेम्स टोबिन की द्वारा प्रस्तावित किया गया था। देखिए होता क्या है, यह प्रस्तावित लघु कर सभी विदेशी विनिमय बाजार में अस्थिरता को रोका जा सके। टोबिन कर दुनिया भर में कहीं भी कार्यान्वित नहीं किया गया। तो देखिए इसको भी अगर हम बात करें कि इसका इम्प्लीमेंट कहाँ हुआ है, तो इसका इम्प्लीमेंट अपने आप आज तक किसी भी देश में नहीं किया गया है। लेकिन देखिए इसमें जो काम होता है क्या, यह लघु कर सभी विदेशी विनिमय बाजार में जो अस्थिरताएं उत्पन्न हो जाती हैं उन्हीं को रोकने का काम टोबिन टैक्स करता है। दोस्तों अगली हेडिंग पढ़ते हैं हम। अगली हेडिंग है कर्व डीलिंग क्या है। तो देखिए जो शेयर बाजार के अंदर जो काम होते हैं तो वो शेयर बाजार के अधीन आते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो शेयर बाजार के बाहर होते हैं, यानी कि शेयर बाजार के होने वाले जितने भी व्यापार हैं उन्हें हम कर्व डीलिंग कहते हैं। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कर्व डीलिंग क्या है, यह पूछा जा सकता है कि शेयर बाजार के बाहर होने वाले सभी व्यापार क्या कहलाते हैं। ऑप्शन रख देगा कर्व डीलिंग, कंट्रेरियन शेयर या स्टॉक शेयर या कुछ भी ऐसे रख देगा, तो हमें सीधे लगा देना है कर्व डीलिंग। सीधा सा छोटी सी परिभाषा, शेयर बाजार के बाहर होने वाले सभी व्यापार को कर्व डीलिंग कहते हैं। अगली हेडिंग देखें तो दोस्तों बजट, सब कोई जानता है बजट, और बजट का जो उल्लेख है वो संविधान के आर्टिकल 112 में है। और बजट देखिए होता क्या है, तो बजट एक वर्ष के लिए हर वर्ष सरकार बजट पारित करती है। उसमें जितना भी विवरण होता है कि आगे एक साल में आने वाले क्रियाकलापों का उसमें सारा वर्णन होता है कि आगे एक साल में सरकार की कौन सी पॉलिसीज़ होंगी, सरकार की कौन सी प्लान्स होंगे, उनका सभी उसमें विवरण दिया होता है। तो एक प्रकार से बजट की अगर परिभाषा देख ले तो बजट देखिए होता क्या है, किसी संस्था या सरकार के एक वर्ष की अनुमानित आय व्यय का लेखा जोखा बजट कहलाता है। सरकार का बजट अब केवल आय व्यय का विवरण मात्र ही नहीं होता है। देखिए अब क्या है कि सरकार केवल इनकम और एक्सपेंडिचर ही नहीं दिखाती है, साथ ही साथ सरकार के क्रियाकलाप एवं नीतियों का वितरण भी है उसमें। यह आधुनिक काल में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का साधन भी बन गया है। तो सीधा सा बजट सरकार एक वर्ष में अनुमानित आय व्यय का जो लेखा जोखा होता है बजट कहलाता है। सरकार का बजट अब केवल आय व्यय का विवरण मात्र ही नहीं है, अपितु यह सरकार के क्रियाकलापों एवं नीतियों का वितरण भी है। यह आधुनिक काल में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का साधन भी बन चुका है। देखिए अगली परिभाषा देख लेते हैं। अगली परिभाषा है बफर स्टॉक क्या है। देखिए बफर स्टॉक बहुत सिंपल भाषा में समझिए, किसी चीज़ को स्टॉक करके रखना मतलब बफर स्टॉक है।
आपात स्थिति में किसी वस्तु की कमी को पूरा करने के लिए वस्तु का स्टॉक तैयार करना बफर स्टॉक कहलाता है। जैसे कि हमारी सरकारें क्या है, कोई भी मतलब वस्तु है या कोई चीज़ है तो उसको पहले बफर स्टॉक में रख लेती है, ताकि आगे चल के अगर उसकी कहीं कभी कमी आती है तो उस कमी को पूरा कर सके। जैसे कि मान लीजिए कोई भी गेहूं ले लीजिए, तो गेहूं का भी बफर स्टॉक गवर्नमेंट रखती है, ताकि गेहूं का अगर आयात हो जाए, मतलब गेहूं का अगर निर्यात ज़्यादा हो जाए तो उसे कहीं से आयात ना करना पड़े, इसलिए वो क्या करती है कि एक स्टॉक के रूप में गेहूं है, बहुत सारी वस्तुएं हैं जो सरकार अपने बफर स्टॉक में रखती है। तो सीधे सीधे आपात स्थिति में किसी वस्तु की कमी को पूरा करने के लिए वस्तु का स्टॉक तैयार करना बफर स्टॉक कहलाता है। सीधी सिंपल परिभाषा है कि आपात स्थिति में किसी वस्तु की कमी को पूरा करने के लिए वस्तु का स्टॉक तैयार करना बफर स्टॉक होता है। देखिए अगली हेडिंग की बात करें तो अगला है तजड़िया और मंदड़िया, बुल्स एंड बियर्स। ये दोनों शेयर बाजार के शब्द हैं। तो देखिए क्या होता है, यह स्टॉक एक्सचेंज के शब्द हैं। जो व्यक्ति स्टॉक की कीमतें बढ़ाना चाहता है तजड़िया कहलाता है, और जो व्यक्ति स्टॉक की कीमतें गिरने की आशा करके किसी वस्तु को भविष्य में देने का वायदा करके बेचता है तो वह मंदड़िया कहलाता है या बियर्स कहलाता है। तो शेयर बाजार में दो तरह के लोग मिलेंगे, कुछ बुल्स मिलेंगे, कुछ बियर्स मिलेंगे। यानी कुछ लोग चाहेंगे कि स्टॉक की कीमतें बढ़ जाएं, कुछ लोग चाहेंगे स्टॉक की कीमतें गिर जाएं। उनका अपना अपना उसमें प्रॉफिट होता है। तो सीधे सीधे तजड़िया जो मार्केट को तेज कर दे, मंदड़िया जो मार्केट को मंद कर दे। इससे आप आसानी से दिमाग लगा सकते हैं। अगली परिभाषा देखिए, ब्रिज लोन। देखिए ब्रिज लोन क्या है, सीधा सीधा आप ये सोचिए, जैसे कोई कंपनी है, कंपनी क्या करती है, जैसे अपनी पूंजी का उसे विस्तार करना है तो अपने शेयर वो जारी करती है, डिबेंचर्स जारी करती है। लेकिन शेयर और डिबेंचर्स जारी करने में उसे जो पूंजी जुटाने में समय भी तो लगता है। अपने शेयर जारी करेगी, उन्हें बेचेगी, मान लीजिए डिबेंचर्स जारी करेगी, उन्हें बेचेगी, तुरंत तो पैसा उनके पास इकट्ठा नहीं हो जाएगा। तो वही समय, उतने समय तक जब तक उनके पास वह पैसा इकट्ठा नहीं हो जाता, तो उतने समय के लिए उसी को बोलते हैं अंतरिम अवधि। तो अंतरिम अवधि के लिए क्या करती है कंपनी, बैंक से ऋण ले लेती है, और उसी ऋण को हम कहते हैं ब्रिज लोन। तो ब्रिज लोन क्या होता है कि कंपनी द्वारा बैंकों से अंतरिम अवधि के लिए लिया गया ऋण होता है। तो देखिए सबसे पढ़ लेते हैं। कंपनियां प्रायः अपनी पूंजी का विस्तार करने के लिए नए शेयर तथा डिबेंचर्स जारी करती रहती है। कंपनी का शेयर जारी करके पूंजी जुटाने में 3 माह से भी अधिक का समय लगता है। इस समयावधि में अपना काम जारी रखने के लिए कंपनियां बैंकों से अंतरिम अवधि के लिए ऋण प्राप्त कर लेती हैं। इस प्रकार के ऋणों को ब्रिज लोन कहते हैं। सिंपल परिभाषा, आशा करता हूँ आपको याद भी हो गई होगी ब्रिज लोन की। आगे देखते हैं डिवैल्यूएशन, अवमूल्यन क्या है। तो देखिए अवमूल्यन यानी कि मूल्यन का उल्टा अवमूल्यन। तो अवमूल्यन ये सरकार करती है। कभी क्या होता है कि जब कभी मुद्रा का विनिमय मूल्य किसी अदर करेंसी से अपनी मुद्रा का मूल्य गिरा दिया जाता है तो इस चीज़ को मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। यानी मुद्रा का मतलब अवमूल्यन हो गया। और यह हमेशा सरकार करती है अपनी परिस्थिति के अनुसार। जब कोई ऐसी परिस्थिति आती है कि उन्हें अपनी मुद्रा को डिवैल्यूएट करना पड़ता है, अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करना पड़ता है, तो देखिए परिभाषा देखिए सिंपल सी है। यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो इससे उस मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। यह अवमूल्यन परिस्थितियों के अनुसार सरकार स्वयं करती है। तो देखिए यह अवमूल्यन जो होता है ये सरकार के हाथ में होता है। ये सरकार अपनी सुविधा के अनुसार, या कोई ऐसी परिस्थिति आती है कि जब मुद्रा को डिवैल्यूएट करना पड़ता है तो अपना गवर्नमेंट करती है इसको, मुद्रा का अवमूल्यन। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला देखिए डिमोनेटाइजेशन। देखिए सब लोग जानते हैं डिमोनेटाइजेशन, इसे बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन परिभाषित करने का तरीका आना चाहिए कि इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं। अभी अगर हम हाल ही में बात करें तो भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार में डिमोनेटाइजेशन हुआ था। 8 नवंबर 2016 को 1000 और 500 के नोट बंद कर दिए गए थे। उनके स्थान पर नए नोट 500 और 2000 के चलाए गए थे। तो देखिए विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन होता क्या है। तो यह कब कैसी स्थिति में आता है, जब काला धन बढ़ जाता है और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन जाता है। तो इसे दूर करने के लिए विमुद्रीकरण की विधि अपनाई जाती है। इसके अंतर्गत सरकार पुरानी मुद्रा को समाप्त कर देती है और नई मुद्रा चालू करती है। यानी कि जो ओल्ड करेंसी है उसे बैन कर देती है और न्यू करेंसी चालू कर देती है। तो जिनके पास जो ओल्ड करेंसी होती है तो वो हिम्मत नहीं जुटा पाते कि वो अपनी इस ओल्ड करेंसी जो उनके ब्लैक मनी के रूप में उन्होंने संचित कर रखा है, तो उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो न्यू करेंसी में चेंज करवा सकें। तो वह इसके बदले में नई मुद्रा लेने का साहस नहीं जुटा पाते हैं और काला धन स्वयं ही नष्ट हो जाता है। अब जो ब्लैक मनी ओल्ड करेंसी के रूप में वो उसकी पूरी बेकार हो गई।
किसी काम की नहीं बची। तो बिल्कुल सिंपल भरोसा, जब काला धन बढ़ जाता है और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन जाता है तो इसे दूर करने के लिए विमुद्रीकरण की विधि अपनाई जाती है। इसके अंतर्गत सरकार पुरानी मुद्रा को समाप्त कर देती है और नई मुद्रा चालू कर देती है। जिनके पास काला धन होता है वह उसके बदले में नई मुद्रा लेने का साहस नहीं जुटा पाते और काला धन स्वयं नष्ट हो जाता है। दिस इज डिमोनेटाइजेशन। अगली हेडिंग देखिए, डिफ्लेशन क्या है। डिफ्लेशन बोलते हैं मुद्रा संकुचन। देखिए, जब बाजार में मुद्रा की कमी के कारण कीमतें गिर जाती हैं। देखिए, जब करेंसी की कमी आ गई, मान लो करेंसी अपने उस हिसाब से बाजार में नहीं है, लिक्विडिटी जैसे बोलते हैं, तो क्या होता है, जब मुद्रा में ही कमी आ गई तो लोगों की वस्तुएं कैसे बिकेंगी। मुद्रा की कमी है तो जाहिर सी बात है कि वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो गिर जाएंगी, क्योंकि जब बिकेंगी नहीं तो उन्हें कीमतें गिराना पड़ेगा। तो देखिए, जब बाजार में मुद्रा की कमी आती है तो जिसके कारण वस्तुओं की कीमतें गिर जाती हैं, उत्पादन व व्यापार भी गिर जाता है और बेरोजगारी बढ़ जाती है, वह अवस्था मुद्रा संकुचन कहलाता है। देखिए, शब्द पकड़िए, मुद्रा संकुचन, जिसमें मुद्रा संकुचित हो गई, यानी कि मुद्रा का मूल्य गिर गया। तो जब मुद्रा का मूल्य मुद्रा की कमी, यानी मुद्रा जब कमी आ गई, संकुचित हो गई, यानी मुद्रा की कमी हो गई। तो जब मुद्रा डिफ्लेशन हो गया, मतलब जो डिफ्लेशन हुआ तो वस्तु की कीमतें भी गिर गई, इससे उत्पादन व्यापार गिर गया और बेरोजगारी बढ़ गई। तो यही होता है मुद्रा संकुचन। जब बाजार में मुद्रा की कमी के कारण कीमतें गिर जाती हैं, उत्पादन व व्यापार गिर जाता है और बेरोजगारी बढ़ती है, वह अवस्था मुद्रा संकुचन कहलाती है। अगला देखिए, हीनार्थ प्रबंधन, डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है। देखिए, हम जानते हैं कि जो हमारे यहाँ भारत का जो बजट पास होता है वो घाटे का बजट पास होता है। जब सरकार का बजट घाटे का होता है, यानी कि जिसमें आय कम व्यय ज़्यादा होता है, यानी इनकम कम होती है और व्यय अधिक होता है। तो जब सरकार का बजट घाटे का होता है, अर्थात आय कम होती है और व्यय अधिक होता है, और व्यय के इस आधिक्य को केंद्रीय बैंक से ऋण लेकर अथवा अतिरिक्त पत्र मुद्रा निर्गमित कर पूरा किया जाता है। देखिए, जाहिर सी बात है, जब आय कम है व्यय ज़्यादा है, तो उस व्यय का जो ज़्यादा है वो आय और व्यय को बराबर करने के लिए जो पूंजी की आवश्यकता पड़ती है गवर्नमेंट को, तो वो क्या करती है, या तो सेंट्रल बैंक वही मतलब केंद्रीय बैंक, या तो केंद्रीय बैंक से ऋण लेकर, या क्या होगा, अपनी पत्र मुद्राएं निर्गमित करेगी, जिससे कि जो वो अंतर है, जो व्यय ज़्यादा जितना हो रहा है, उस अधिक को, जितना अधिक है उसको पूरा करने के लिए ऐसा करना पड़ता है। तो यह व्यवस्था घाटे की वित्त व्यवस्था अर्थात हीनार्थ प्रबंधन कहलाती है। देखिए, ऐसा क्या है, ये जो हीनार्थ प्रबंधन है ना, सीमित मात्रा में ही उचित माना जाता है, यानी लिमिटेड अगर है, इसकी सीमा है तो ठीक है, वरना हीनार्थ प्रबंधन को स्थायी नीति बना लेने के परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। अगर आप डेफिसिट फाइनेंसिंग को आप सोचते हैं कि हर साल हम डेफिसिट फाइनेंसिंग वाला ही बजट पारित करेंगे, तो यह स्थिति भी अच्छी नहीं है। इसकी स्थिति एक सीमित मात्रा में ही उचित मानी गई है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे हीनार्थ प्रबंधन के बारे में, डेफिसिट फाइनेंसिंग। अगला देखें, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति क्या है। तो देखिए, मुद्रास्फीति वह अवस्था है जिससे मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। देखिए, मुद्रा जब संकुचन पढ़ा था हमने, डिफ्लेशन जब पढ़ा था, तो उसमें क्या हुआ था कि मुद्रा की कमी के कारण वस्तु की कीमतें गिर जाती थी, जिससे उत्पादन व व्यापार गिर गया था, जिससे बेरोजगारी बढ़ती थी, वह मुद्रा संकुचन कहलाता था, डिफ्लेशन कहलाता था। अब इन्फ्लेशन में क्या होता है, मुद्रा की कमी नहीं होती, मुद्रा की मूल्य में कमी हो जाती है, मुद्रा का मूल्य गिर जाता है मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं। आर्थिक दृष्टि से सीमित एवं नियंत्रित मुद्रास्फीति अल्प विकसित अर्थव्यवस्था हेतु लाभदायक होती है। यानी कि अगर सीमित और नियंत्रित मुद्रास्फीति है तो अल्प व्यवस्थित जो अर्थव्यवस्था उसके लिए लाभदायक है, जो मतलब अल्प विकसित है। हमारा तो खैर देखिए 3 प्रकार के देश होते हैं, विकसित होते हैं, एक अल्प विकसित होते हैं और एक विकासशील होते हैं। तो जो अपना इंडिया है वो विकासशील कंट्री है, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या होता है, मुद्रास्फीति अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है तो लाभदायक होती है, क्योंकि इससे उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है, किंतु एक सीमा से अधिक मुद्रास्फीति हानिकारक है। वही चीज़ है, लिमिट में है तो ठीक है, अगर लिमिट से ज़्यादा हो गई तो हानिकारक हो जाएगी। मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए मुद्रा आपूर्ति कमी का प्रयोग किया जा सकता है, और भी कई सारी विधियाँ हैं जो सरकार करती है, लेकिन हमें इतना विस्तार से नहीं जाना है, हमें केवल मेन पॉइंट्स पढ़ने हैं जो हमें परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखिए, ये सारे क्वेश्चन पीसीएस में भी पूछे जाते हैं और इकोनॉमिक्स के कई क्वेश्चन आते हैं। देखिए, प्राइमरी गोल्ड क्या है। प्राइमरी गोल्ड देखिए 24 कैरेट के शुद्ध सोने को प्राइमरी गोल्ड कहते हैं, जो 24 कैरेट का होता है वही प्राइमरी गोल्ड कहलाता है। अब देखिए, अभी हाल ही में 1 अप्रैल 2023 से क्या हुआ है, गोल्ड के बारे में बता दूं कि सारे दुकानदारों के लिए हॉलमार्क का अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि
2021 में ही इसको लागू कर दिया गया था, लेकिन छोटे दुकानदारों के लिए थोड़ी रियायतें दी गई थी, क्योंकि अचानक से कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करना तो उतना आसान नहीं होता है। ये तो 20 साल पहले ही हॉलमार्का वाली बात चली थी, लेकिन 2021 में ज़्यादा मतलब जोर दिया गया। और अभी का अभी 2023 1 अप्रैल 2023 से सारे दुकानदारों के लिए हॉलमार्क अनिवार्य कर दिया गया है, जिसमें 6 डिजिट का HUID अनिवार्य है। HUID क्या होता है? देखिए, जो गोल्ड होता है HUID उसमें हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है, उसमें 6 डिजिट का होता है, तो वह अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि इससे 1.5 साल या 2 साल पहले वो 4 डिजिट का होता था, लेकिन अब उसे 6 डिजिट कर दिया गया है। देखिए, जो छोटे दुकानदार हैं उनके लिए 40 लाख से अधिक अगर वो मतलब उनका टर्नओवर है, 40 लाख से कम का टर्नओवर है, तो उनके लिए हॉलमार्क का यूनिक आइडेंटिफिकेशन ID लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर 40 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर है वार्षिक का, तो उन्हें ये लेना पड़ेगा। ठीक है, अभी ये 1 अप्रैल 2023 से ये नीति चालू कर दी गई है। अगला पढ़ते हैं रिसेशन क्या है। देखिए, रिसेशन से तात्पर्य क्या होता है? जब मंदी की अवस्था होती है। रिसेशन यानी कि रिसेशन से तात्पर्य मंदी की अवस्था से जब वस्तुओं की पूर्ति की तुलना में मांग कम हो। क्या होता है कि जब वस्तुओं की पूर्ति की तुलना में मांग कम हो। देखिए, जब वस्तुओं की पूर्ति खूब सारी की जा रही है लेकिन मांग उस हिसाब से है नहीं, मतलब लोगों की मांग कोई चीज़ के प्रति इतनी नहीं है जितनी उसकी पूर्ति की जा रही है, तो क्या होता है? रिसेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में धनाभाव के कारण लोगों की क्रय शक्ति कम होती है। जाहिर सी बात है, जब अब उनके पास धन की कमी होगी तो क्रय शक्ति तो कम हो ही जाएगी, क्योंकि क्रय शक्ति होती है किसी भी वस्तु को खरीदने की क्षमता। तो क्रय शक्ति कम होती है और उत्पादित वस्तुएं अनबिकी रह जाती हैं, यानी कि जो वस्तुएं प्रोड्यूस्ड हुई हैं, अब वो उस हिसाब से धन का अभाव हो गया है, तो उनकी वस्तुएं क्या होंगी? बिक नहीं सकती हैं ज़्यादा हिसाब से, और कुछ मतलब अनबिकी रह जाती हैं। इससे उद्योग को बंद करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, तो बेरोजगारी क्या होती है? बढ़ जाती है। और देखें तो विश्वव्यापी रिसेशन की स्थिति 1930 में दर्ज की गई है, 1930 के दशक में। अगला देखिए, स्टैगफ्लेशन क्या है। देखिए, स्टैगफ्लेशन क्या होता है? यह अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति है जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की स्थिति भी आ जाती है। मुद्रास्फीति हो ही रही है, मुद्रा के मूल्य में गिरावट हो ही रही है, और साथ साथ मंदी भी आ जाए तो उसे स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। टैरिफ क्या? देखिए, किसी देश द्वारा आयातों पर लगाए गए कर को ही टैरिफ कहा जाता है। कोई वस्तु आयात की जा रही हो, उसमें जो कर लगता है उसे टैरिफ कहते हैं। ठीक है, छोटे छोटे हैं। अब देखिए पढ़ते हैं डिसइन्फ्लेशन क्या है। मुद्रा अपस्फीति या विस्फीति। देखिए, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण लाने हेतु जो प्रयास किए जाते हैं उनके परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति की दर घटने लगती है और कीमतों में गिरावट आती है तथा रोजगार पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह स्थिति मुद्रा अपस्फीति अथवा विस्फीति की स्थिति कहलाती है। इस स्थिति में यद्यपि मूल्य स्तर गिरता है तथापि यह सामान्य मूल्य स्तर से ऊपर ही रहता है। तो कुल मिलाकर आप इतना याद करिए, मुद्रास्फीति को मतलब मुद्रास्फीति पर नियंत्रण लाने के लिए जो भी प्रयास किए जाते हैं वो मुद्रा अपस्फीति के अंतर्गत या विस्फीति के अंतर्गत किए जाते हैं, डिसइन्फ्लेशन के अंतर्गत। अगला एक्टिव शेयर। देखिए, एक्टिव शेयर क्या होते हैं? वैसे शेयर जिनका क्रय विक्रय नियमित रूप से प्रतिदिन शेयर बाजार में होता है वो एक्टिव शेयर कहलाते हैं। अब ठीक इसका अपोजिट है कंट्रेरियन शेयर। कंट्रेरियन शेयर में क्या होता है कि उन शेयरों को सम्मिलित किया जाता है जो बाजार के रुख से अलग दिशा में ही चलते हैं, यानी कि इनका सिस्टम ही अलग रहता है। अगर क्या होता है, शेयरों के भाव में वृद्धि होती है तो ये कंट्रेरियन शेयर के भाव में कमी हो जाएगी, और अगर बाजार में शेयरों के भाव में कमी हो गई तो ये कंट्रेरियन शेयर भाव में वृद्धि हो जाएगी। यानी कि कंट्रेरियन शेयर सारे शेयरों का अपोजिट है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये बाजार के भाव से अपने विपरीत दिशा में ही चलता है। अब देखिए, एडवांस डिक्लाइन इंडेक्स क्या होता है? एडी इंडेक्स। इन सूचकांक का प्रयोग शेयर बाजार की तेजी या मंदी के रुख का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसकी गणना के लिए एक दिन में जिन शेयरों के मूल्य बढ़ते हैं उनकी संख्या में उन शेयरों को भाग दिया जाता है जिनके मूल्य उस दिन गिरे होते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है कि अगर बाजार की मंदी या बाजार की तेजी को पता करना है तो आप क्या करिए, एक दिन में जिन शेयरों के मूल्य बढ़े हैं उनको ऊपर रखिए, बटे कर दीजिए, जिनके मूल्य गिर गए हैं उनको नीचे रख दीजिए। अगर इंडेक्स 1 से अधिक होता है तो समझिए बाजार में तेजी है, अगर इंडेक्स 1 से कम होता है तो समझिए बाजार में मंदी का रुख है। सिंपल सी एक सूत्र है, मान लीजिए एडी इंडेक्स शेयरों के तेजी और मंदी का पता लगाने के लिए। अगला देखिए, बेयरर डिवेंचर। देखिए, बेयरर डिवेंचर क्या है? तो ऐसा डिवेंचर जिसका हस्तांतरण केवल सुपुर्दगी के द्वारा होता है उनको डिवेंचर कहा जाता है। कंपनी के रजिस्टर में इनका कोई लेखा जोखा नहीं होता है। डिबेंचर के साथ लगे कूपन को प्रस्तुत करने पर ब्याज तथा डिबेंचर को प्रस्तुत करने पर मूलधन का भुगतान प्रस्तुतकर्ता को प्राप्त हो जाता है। खो जाने अथवा चोरी हो जाने पर इस प्रकार के डिबेंचर जोखिमपूर्ण होते हैं।
तो देखिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले पढ़ते हैं कि ब्लो आउट क्या है। जब कोई कंपनी अपना नया इश्यू जारी करती है और उसका सब्सक्रिप्शन पहले ही दिन पूरा होकर बंद हो जाता है तो उसे ब्लो आउट या आउट ऑफ विंडो कहा जाता है। देखिए जैसे कोई भी कंपनी है अपना नया इश्यू जारी करती है और जो उसका सब्सक्रिप्शन है पहले ही दिन पूरा फुल हो जाता है तो उसे ब्लो आउट या आउट ऑफ विंडो कह सकते हैं। अगला क्या है, पी रेशियो। देखिए पी रेशियो क्या है, किसी कंपनी के प्रति शेयर के बाजार में भाव में प्रति शेयर आय से भाग देकर पी अनुपात ज्ञात किया जाता है। यानी कि पहले किसी कंपनी के प्रति शेयर के बाजार भाव, यानी कोई कंपनी है उसका एक शेयर कितने का उसे ऊपर रखिए, में प्रति शेयर आय से, फिर प्रति शेयर आय यानी कि पर शेयर इनकम से भाग दे दीजिए तो उससे क्या निकलेगा, पी रेशियो निकलेगा। इसका सूत्र देख लीजिए, पीआर, पी रेशियो प्रति शेयर बाजार मूल्य बटे ईपीएस। ठीक है, यही है। दोस्तों आगे देखते हैं। तो बस दोस्तों यही कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक शब्दावलियाँ थी जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।